अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और एएसएफ की इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एएसए के रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिन्हें फॉलो करके आप अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हो। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कितने लाइन्स का एएसए लिखना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पर ख़त्म करना है, किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और इसके टोटल आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपने एंड तक देखना है। आज की इस वीडियो में हम करप्शन पे प्रैक्टिकली एक ऐसे भी लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एएसएफ की जॉब में ऐसे क्यों इम्पोर्टेंट है। जबकि हमने रिटर्न टेस्ट दिया है, हमने इंटरव्यू देना है, सारा कुछ होना है, लेकिन ऐसे क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके कुछ नोटेबल पॉइंट्स अगर वो हमें पता चल जाए तो फिर हम उस हिसाब से ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि इंटरव्यू में भी ऐसे के रिलेटेड आपसे फिर से दोबारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो आपने लिखा है इसका क्या मतलब है, अगर ऐसा हो तो फिर ऐसा क्यों नहीं। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। ऐसे का सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ग्रामर। ऐसे दो टाइप का होता है एएसएफ के इंटरव्यू से पहले, एक उर्दू एक इंग्लिश। उर्दू में जब आपने मजमून लिख लिया है तो ऐसे का कोई जवाज़ नहीं बनता दोबारा लिखने का, लेकिन उसमें जब इंग्लिश में जब आप लिखते हैं तो इसका एक ही मकसद है कि आपकी ग्रामर चेक कीजिए, आपके पास वो अल्फाज हैं जिससे कि ऐसे खूबसूरत हो सके, अच्छा बन सके। तो ग्रामर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये इम्पोर्टेंस रखती है। ऐसे में ग्रामर आपके पास वोकैबुलरी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। जब आप बेसिक चीज़ें समझेंगे तो ऐसे मज़ीद खूबसूरत होगा। सेकंड जो हमारे पास पॉइंट है वो है थिंकिंग प्लस पॉजिटिविटी, कि हम किस तरह का सोच रखते हैं। फ़र्ज़ करें हम ऐसे लिख रहे हैं करप्शन पे। अक्सर लोग कुछ इस तरह के होते हैं कि उनका कोई रिलेटिव होता है पॉलिटिक्स में या फिर गवर्नमेंट जॉब में, तो वो ये समझता है कि कम सैलरी की वजह से हम करप्शन की तरफ जा रहे हैं, या फिर इसका कोई ऐसा काउस बताते हैं जिसका कोई जवाज़ नहीं बनता करप्शन करने का। या फिर अक्सर लोग ऐसे लिखते हैं वुमेन एजुकेशन पे, ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। अक्सर लोग ये समझते हैं कि वुमेन एजुकेशन जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, वो ये समझते हैं कि औरतों को सिर्फ दीनी तालीम हासिल करनी चाहिए। वो कुछ इस तरह का सोच रखते हैं, लेकिन ये अच्छा सोच है, लेकिन आजकल के ज़माने में ये अच्छा नहीं समझा जाता, तो ये भी नेगेटिव समझा जाता है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, उस हिसाब से आपने ऐसे लिखना है जो कि उन्हें चाहिए होता है। तो इस तरह के पॉइंट्स आपने नोट करने हैं, ये भी नोट किया जाता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है आउटलाइन प्लस सीक्वेंस। आउटलाइन आपने किस तरह देना है, सीक्वेंस के साथ आपने सब कुछ लिखना है। ऐसे नहीं कि आपने इंट्रो मिड में लिख दिया, आपने काउस एंड में लिख दिए, या फिर आपने इफेक्ट्स फर्स्ट बता दिए फिर बाकी चीज़ें नहीं। आपने सीक्वेंस के साथ आना है। सबसे पहले आपने इंट्रो, फिर उसके कॉजेस क्या है वो बताना है, उसके इफेक्ट्स क्या है करप्शन का इंट्रो दे दिया, उसके बाद क्या वजूहत है क्यों हो रहा है ये बता दिया। थर्ड आपने ये बता दिया कि इसके हमारे सोसाइटी पे क्या इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं, क्या हमें नुकसानात हो रहे हैं। थर्ड पे आपने अपना फोर्थ पे आपने एंड में अपना ओपिनियन देना है, सोल्यूशन बताना है कि किस तरह से इसे हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो ये होता है सीक्वेंस, आपने सब कुछ तरतीब से लिखना है। नंबर फोर्थ पे है हैंड राइटिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसका भी। ऐसे में आपने इस तरह से लिखना है कि पहली नज़र में ही वो पढ़ सके, उसे अच्छा लगे, उसे आसान लगे पढ़ने में। बार बार वो आपसे पूछे ना कि आपने क्या लिखा है, क्योंकि इंटरव्यू में वही ऐसे आपसे फिर रिपीट किया जाता है, फिर आपसे पढ़वाया जाता है कि ये आपने क्या लिखा है, क्यों लिखा है, ये इस तरह क्यों लिखा है, ऐसे इस तरह नहीं लिखा जाता। इस चीज़ की नौबत ना आए तो आपने हैंड राइटिंग का भी अच्छा ख्याल रखना है, अच्छा सा प्यारा लिखना है। बेशक आप प्रैक्टिस करें इसका। नंबर 5 पे है एटलीस्ट 10 लाइन्स आपने लिखने हैं। ये मैं स्पेसिफिक नहीं बता रहा हूँ कि आपने इतने ही लिखने हैं, मिनिमम ये होनी चाहिए, इससे कम ना हो, इससे ज़्यादा हो तो और अच्छा है। लेकिन अगर आप ज़्यादा लिखते हैं तो फिर मैं बता रहा हूँ, आपने अगर ज़्यादा लिखा है तो आपने उसे याद करके जाना है कि आपने क्या लिखा है, क्यों लिखा है, इस तरह के इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं या नहीं, इस तरह के कॉज हैं या नहीं, या इसकी ये वजूहत हैं या नहीं, इंट्रो आपने सही लिखा है या नहीं, एंड में जो आपने ओपिनियन दिया है वो सही है या नहीं, वो उसका सही तरीका है या नहीं। तो बेशक आप लंबा लिख दें, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, लेकिन आपके पास अल्फाज होने चाहिए उसे कंप्लीट करने के लिए। 10 लाइन से कम ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो तो 15 लाइन, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 10 से 15 लाइन आपने कंप्लीट कैसे करना है, ये मैं आगे आपको जाके बताऊंगा कि किस तरह से आपने कंप्लीट करना है। लेकिन मिनिमम आपके पास 3 लाइन इंट्रोडक्शन के होने चाहिए, 3 से 4 लाइन आपके कोर्सेस, ये हो सकता है 5 भी आप लिख दें, लेकिन मिनिमम आप इतना लिख दे, 3 से कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपने इफ़ेक्ट्स बताने हैं कि हमारे मुआशरे पे, सोसाइटी पे इसके क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। थर्ड पे आपने 3 से 4 लाइन ये बताना है कि इसका क्या मीन्स कि आपने ओपिनियन देना है, अपना इसका सोल्यूशन बताना है, या फिर जो आपको लगता है कि ये इसका राइट सोल्यूशन है, सही इसका आंसर बनता है, तो उस तरह से आपने 3 लाइन उस पर लिख देना है। तो ये हो जाता है 10 से 12 लाइन। अगर आप में
इतनी वो है कि आप इसमें एक दो लाइन और ऐड कर दे तो मज़ीद खूबसूरत बनेगा। किस तरह से आपने ऐड करना है, किस तरह से आपने अल्फाज को लंबा करना है, वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपके सामने मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, इसे फॉलो करके आप अपने ऐसे पे ये अप्लाई कर सकते हैं कि किस तरह से आपने इंट्रो देना है, उसके बाद कॉसेस बताने हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताने हैं और फिर एंड में आपने अपना ओपिनियन देना है या फिर हाउ टू स्टॉप इसे, इस पे एक्शन कैसे ले सकते हैं। किसी भी ऐसे के एंड में आपने यही बताना होता है। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया कि हम करप्शन पे ऐसे लिख रहे, तो सबसे पहले हम उनका इंट्रो देंगे। इंट्रो मैंने कुछ इस तरह से लिखा है कि करप्शन रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी और डिसऑनेस्टी। करप्शन इज़ अ मेजर ऑब्स्टिकल टू सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, जिस तरह से आपने लिखना हो, जिस तरह से आपको अच्छा लगे। वैसे ये सारी चीज़ें आपको याद तो नहीं आएंगी, लेकिन आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। हो सकता है जो हम लिख रहे हैं वो ऐसे ना आए, लेकिन अगली वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इस बारे में भी गाइड करूँगा कि मीन्स कि क्योंकि करंट अफेयर्स के हवाले से आ सकते हैं, ऐसे किसी भी टॉपिक पे आ सकता है जो सिचुएशन चल रही है या फिर 2023 में जो भी वाक़यात हुए हैं या रिसेंट जो इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में आ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को वो टॉपिक्स भी बताऊंगा और उन पे किस तरह से आपने ऐसे लिखना है वो भी उस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा, लेकिन अगर आप कमेंट में बता दे तो। सेकंड नंबर पे मैंने इसके कॉसेस लिखे हैं जो कि मुझे लगे लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, गैर जवाबदारी। वो लोग जो करप्शन करते हैं, मीन्स कि जो अमीर बंदा कोई करप्शन करता है तो उसके लिए कोई कानून नहीं होता, वो गैर जवाबदार होता है, वो अकाउंटेबल नहीं होता है, जवाब नहीं देता। अगर कोई गरीब बंदा करता है तो उसके लिए फिर नेम भी आ जाते हैं और बाकी इदारे पर आ जाते हैं कि इस बंदे ने करप्शन किया और वो सोशल मीडिया पे अगले ही दिन वायरल हो जाता है। लेकिन अमीर के लिए ये कानून थोड़ा सा मुख्तलिफ है। देयर इज़ नो लॉ फॉर अ वेल्थी पर्सन। अमीर के लिए अलग कानून है पाकिस्तान में और गरीब के लिए अलग है। तो ये भी एक काउस है, ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से करप्शन मज़ीद आगे जा रहा है। एक पॉलिटिशियंस के लिए या कोई ऐसा बंदा जो कि पावर में हो, वो करप्शन आसानी से कर सकता है। तो ये भी एक रीज़न है। इनकम्पिटेंट जुडिशरी, ये भी एक रीज़न है। जैसे कि मैंने बताया कि गरीब के लिए अलग कानून, अमीर के लिए अलग कानून, अदलिया नाअहल होता है, हाई इन्फ्लेशन। हाँ, ये बात भी है कि महंगाई ज़्यादा है और गरीब तबका, ये सच है कि इसी वजह से करप्शन की तरफ जाता है। अमीर तो है ही, मिनिस्ट्रीज़ उनके पास होती हैं, वो इस चीज़ के लिए वो नहीं है कि अकाउंटेबल नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा नेब के पास इतने इख्तियारात नहीं है और सिटीज़न्स को मतलब इतने इख्तियारात किसी को हासिल नहीं है कि वो किसी मिनिस्टर के ऑफ़िस के आगे भी गुज़र सके। अगर कोई सवाल करता है तो वो तो अगले दिन नज़र नहीं आता। तो ये चीज़ें भी हो सकती है, इसका भी एक ये भी एक काउस है, आपने ये भी लिखना है। ये बड़े एग्ज़ाम्स के लिए है, वैसे हमारा जो PBS 11-12 का है वो इसमें इतना डिटेल से नहीं लिखना होता। करप्शन के बेशुमार साइड इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं हमारे माशरे पे। यहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिखा। वेस्ट ऑफ टैक्सेस, जो हमारे टैक्स जमा करते हैं गरीब आवाम है, जो भी है हर बंदा जमा करता है, जिसके पास मोटरसाइकिल हो वो भी जमा करना, उसे भी पड़ता है। लेकिन इसका फिर जो हम जमा करते हैं ये वेस्ट हो जाता है, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स पर नहीं लगता, बजट इधर उधर हो जाता है। तो ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा जब गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं तो उन लोगों को लिया जाता है जिनसे पैसा लिया जाता है, या फिर गवर्नमेंट का कोई रिलेटिव हो। मीन्स कि जब कोई गवर्नमेंट में होता है, पावर में होता है, तो वो अपने रिलेटिव्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में। तो जो अहल होता है वो रह जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है इसकी वजह से, ये एक साइड इफ़ेक्ट है हमारे माशरे पे। तो जो अनएम्प्लॉय होगा वो फिर गलत रास्ते इख्तियार करेगा, जैसे कि कराची के हालात हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि अनएम्प्लॉयमेंट करप्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा इस पे एक्शन कैसे ले सकते हैं, मैंने आपके सामने आप देख सकते हैं लिख लिया है। आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि किस तरह से आपने इसे रोकना है। वीडियो को रोक के आप ये सारा कुछ पढ़ सकते हैं और मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ या नहीं। तो मैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट आपको टॉपिक्स भी बता दूंगा, मेंशन कर दूंगा कि आपने किस टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत के बाद ये वीडियो बनी है, सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।